हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन ने दिया है कि सुरेश एक नया पार्टनर है जो ज्वाइन करने वाला है रमेश और नरेश की पार्टनरशिप को, और इस डेट को हमारी कुछ डाटा दिए गए हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। आपको सबकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही बतानी है। तो सबसे पहले है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10%। मतलब कि हमारे जो डेटर्स हैं 50,000 के, हमें लगता है उसके 10% 5,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, वो डूब सकते हैं। हम ये मान रहे हैं, पूरी की पूरा ये नहीं कह रहे कि हम अपने सन्ड्री डेटर्स को माइनस करेंगे। हम एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहते हैं। तो प्रोविजन बना रहे हैं, और प्रोविजन हम कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस करके करते हैं। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एक तरह से आप उस एसेट को माइनस ही करते हो, तो आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, आप मान के चल रहे हो कि 5,000 के मेरे डेटर्स डूब जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आपकी एसेट घट रही है, आपकी एसेट घट रही है, लेकिन वो अभी एक्चुअल नहीं हुई है, घटी नहीं है। आपने सिर्फ उसके लिए प्रोविजन किया है। तो डेटर्स को नहीं करोगे आप क्रेडिट, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 5,000 से। आई होप दोनों चीजों में आपको फर्क समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होता कि बेड डेट्स आपके 5,000 हैं, या आपके सिर्फ 50,000 में से 45,000 के ही गुड डेटर्स हैं, तब हमें पक्का था कि हमारे डेटर्स इतने ही रह गए। वो एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं थी, वो एक्चुअल रियलाइजेशन आपको पता था 50,000 में से 45,000 ही आपको मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर आप एक प्रोविजन बना रहे हो, एक एस्टिमेटेड अमाउंट ले रहे हो कि इतने हो सकते हैं, 5,000 में से इतने पैसे मेरे डूब सकते हैं, 5,000 रुपए मेरे डूब सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ प्रोविजन बना रहे हो, तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को खोलोगे, 5,000 उसमें क्रेडिट करोगे। और ये एक तरह से क्रेडिट अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। एक तरह से आपके लिए नुकसान है, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कई बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हम यहाँ पर डेटर्स को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे। क्लियर हो गया अब आप सबको? तो अब आ जाओ नेक्स्ट। हमारे क्रेडिटर्स रिटर्न बैक करने 5,000 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5,000 के हमारे ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो आपके पास क्लेम लेने के लिए नहीं आने वाले। 5,000 के क्रेडिटर्स आपके कम हो गए हैं, तो वो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपके लिए फायदा है। तो क्रेडिटर्स को आपको कम करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे तभी तो उसका बैलेंस कम होगा। अदरवाइज उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पर शो हो रहा होगा जितना भी बैलेंस था। अब उसको बैलेंस को कम करना है तो आप डेबिट साइड पर ही लिखोगे 5,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5,000 से। जितने का फायदा हो रहा है, जितने से लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उतने से ही आप लिखोगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करो 5,000 और इवेल्युएशन अकाउंट क्रेडिट करो 5,000। इसके बाद है बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बाय लिखा है मतलब कि 20% से इंक्रीज हो गई है उसकी वैल्यू। एप्रिशिएटेड का मतलब है वैल्यू इंक्रीज होना, बढ़ना। तो बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, जो कि 20% से इंक्रीज हो गई। इसका 20% और बढ़ गया, तो इसका 20% कितना है? 40,000। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए क्या है? फायदा है। फायदा है तो हम कहाँ लिखते हैं? इवैल्यूएशन अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे। और बिल्डिंग एसेट है, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो आपको डेबिट बैलेंस है बिल्डिंग 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस है, तो आपको 40,000 कहाँ लिखना है? डेबिट साइड पर लिखोगे तभी तो क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000 बनेगा।
आप अब बैलेंस शीट में 2,40,000 की बिल्डिंग दिखाओगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 40,000 से। क्लियर है? ये क्रेडिटर्स डिक्रीज नहीं लिखना, नरेशन में लिखोगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। इसके बाद है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹15,000। मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की थी, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, आपने जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की तो आपको कुछ ऐसी एसेट्स मिल रही हैं जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। तो ये आपके लिए फायदा या नुकसान है? फायदा है। एक ऐसी एसेट मिली जिसे बेच करके आपको मनी रियलाइज होगा, पैसा मिलेगा। तो ये 15,000 की एसेट मिली है, वो एसेट जो रिकॉर्ड ही नहीं की तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। ये एक नया अकाउंट खुल जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपकी एक नई एसेट आ गई, तो बैलेंस शीट में आप इसको दिखाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स 15,000 से। और फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 15,000 से। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ जब भी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी की बात हो तो आपको जितने की एसेट मिल रही है, जितने की लाइबिलिटी की मिल रही है, उसको पूरा पूरा रिकॉर्ड करोगे, डिफरेंस नहीं लिखोगे। करेक्ट? इसके बाद है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। इसका प्रोविजन करना है। एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है, आपको लगता है एक ऐसा बिल आपको पे करना पड़ सकता है, एक रिपेयर का काम चल रहा है जिसका बिल आपको नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है कि 2,000 तक का बिल आ सकता है। तो ये एग्जैक्ट आपको लाइबिलिटी पता नहीं चल रही है, आप प्रोविजन बना रहे हो। अदरवाइज तो हमें पक्का पता चल जाता तो हम क्या करते, आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट लिखते। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो एक तरह से ये आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हो कि आपको ऐसा एक बिल मिल सकता है जिसकी आपको पेमेंट करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे, एक लाइबिलिटी आ रही है तो आपके लिए नुकसान है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 2,000 से डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट आप क्रेडिट करो 2,000 से। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? जिसे आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करोगे 2,000 से। नेक्स्ट है आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितने की? 3,000। एक सप्लायर है 3,000 का जिसे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सप्लायर कौन होता है? क्रेडिटर, जिससे हम सामान लेते हैं, परचेज करते हैं। तो एक ऐसा क्रेडिटर है जिसका अकाउंट ही आपने नहीं खोला और वो आपके पास पेमेंट के लिए आ गया। तो अब आपको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि एक ऐसी लाइबिलिटी, एक ऐसा क्रेडिटर जिसका हमने अकाउंट ही नहीं खोला। तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से। और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप क्रेडिटर्स को यहाँ पर 3,000 से क्रेडिट साइड पर लिखोगे ताकि क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो सके, क्रेडिटर्स का बैलेंस आप इंक्रीज करके लिख सको। मान लो आपके क्रेडिटर्स थे 50,000, ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट में 50,000, तो आपको 3,000 कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे तभी तो 53,000 के शो करोगे। डेबिट साइड पे लिखोगे तो 50,000 से तो कम हो जाएंगे, वो 47,000 के रह जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है। करेक्ट? अब सब कुछ आपने कर लिया, आपको पता चल गया कौन से रिवैल्यूएशन में आपके डेबिट साइड आएंगे और कौन से क्रेडिट साइड आएंगे। हमें ये रफ बनाना है, हमें बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा तो हम ये रफ बना लेंगे। रफ साइड पर आप देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 50,000 का आपका आ रहा है जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, रमेश और नरेश में बांटोगे। कौन सी रेशो में? क्वेश्चन में कोई रेशो ही नहीं दी। अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दी तो हम क्या मानते हैं, इक्वल पार्टनर्स। तो 50,000 को दोनों पार्टनर्स में बराबर बांटो, 25-25,000। और ये प्रॉफिट है तो रमेश और नरेश के अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, आपको इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पे लिखना है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करते हो,
इसका बैलेंस आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट में एज ए प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो 25-25 हजार दोनों के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। एंट्री क्या बनेगी, आपसे जर्नल एंट्रीज कहा है, तो जब तक आप ये एंट्री नहीं बनाओगे तब तक कंप्लीट एंट्रीज नहीं बनेगी। आपकी इस एंट्री ना बनाने से आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हो तो आपको एंड में प्रॉफिट का जरूर से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो, 50,000 का जो बैलेंस था उसे आपने दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया, प्रॉफिट था तो इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? सारी जर्नल एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है किस तरह से बनेगी और क्यों हम डेबिट करेंगे, इसी अकाउंट को क्यों लिखेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा लग रहा है, सीखते जा रहे हो, मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सब तक ये हेल्प पहुंच सके, उन सब के लिए अकाउंट्स इजी हो जाए। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छी ही तो चीज आपके पास आएगी। जब आप अच्छा काम करते हो किसी के लिए तो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, सब कुछ आपके पास पॉजिटिव आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव चाहिए या नहीं चाहिए, आपको अच्छे फ्रेंड्स इंक्रीज करने हैं या नहीं करने। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।